आज हम स्मृति कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 9 की संचयन की पुस्तक में दूसरा पाठ है और बड़ी सुंदर कहानी श्री राम शर्मा जी के बचपन की कहानी है। अपने जीवन की घटना इन्होंने बताई है, कैसे गांव के बच्चे स्कूल जाते समय इतनी सारी शरारतें करते हैं और उस समय को अभी भी वे याद करते हैं। बच्चों के लिए बड़े से बड़े खतरे से खेल जाना बाएं हाथ का खेल था और बड़ी आसानी से वे उन खतरों का मुकाबला किया करते थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है यादें। अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। चिल्ला माने बहुत तगड़ा जाड़ा था, बहुत ठंड थी। जैसे आप देखते हैं कि दिसंबर के आखिर में और जनवरी के आरंभ में बहुत कोहरा भी होता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सर्दियों के दिनों में अगर बारिश हो जाए तो ठंड और भी बढ़ जाती है। सायंकाल, सायंकाल माने शाम के समय, सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। अब इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि बड़े भाई का कितना डर था उन्हें, और डर ना कहें तो लिहाज कह सकते हैं कि बड़े भाई का बहुत लिहाज किया करते थे, उनका आदर किया करते थे। गांव में किसी ने पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तो जो झाड़ी से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, झरबेरी मतलब झाड़ी से बेर तोड़ तोड़ कर गाँव में बच्चे खाते हैं, तो वहां से जैसे ही भाई साहब का बुलावा मिला तो ये दौड़े चले आए। सहमे हुए थे। छोटा भाई, जैसे बड़े भाई के साथ छोटा भाई शरारतों में भागी रहता है, तो छोटा भाई भी इनके साथ साथ था, और जब ये आगे चले तो छोटा भाई भी पीछे पीछे इनके साथ चल दिया। तो कहानी में हमें पता चलता है कि 3 भाई हैं। बड़े भाई हैं जो घर में हैं, जिन्होंने बुलाया है। लेखक मझले भाई हैं, बीच वाले हैं, और छोटा भाई जो इनके साथ सदा लगा रहता था। समझ में नहीं आता था कौन सा कसूर बन पड़ा, डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक से चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी हैं। अब आंगन में भाई साहब पत्र लिख रहे थे, घर में पहुंचे तो बड़ा डर लग रहा था, न जाने किस अपराध में पेशी हो जाए। जब भाई साहब को चिट्ठियां लिखते पाया तो मन में डर थोड़ा कम हुआ। भाई साहब ने इन्हें कहा कि ये डाक खाने में, मक्खनपुर गांव था पास में, वहां पर ही डाक खाना था, और डाक खाने से दिन में 2 बार डाक निकलती थी, सुबह और शाम। तो इन्होंने कहा कि शाम की डाक से डाल आओ तो निकल जाएगी, बड़ी ज़रूरी चिट्ठियां हैं जिन्हें जल्दी पहुंचना है। आगे कहानी देखते हैं। जाड़े के दिन थे, जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा का मतलब जो हड्डियों के भीतर का मुलायम पदार्थ होता है, बोन मैरो कहते हैं अंग्रेजी में। तो इतनी तेज हवा थी। सर्दियों के दिनों में बहुत तेज हवा चलती है, शीत लहर चलती है, तो उस ठंड से मानो इनकी हड्डियों के भीतर का पदार्थ भी कप कपा रहा था। हमने अपने कानों को धोती से बांधा। उस समय में बच्चे धोती पहना करते थे, कुर्ता पहना करते थे। छोटी छोटी धोतियाँ होती थी, तो कमर में लपेटी, सिर में बांध ली, कानों को बांध लिया। तो इस तरह से एक धोती इन्होंने कानों से भी बांध ली, ठंड से बचाव के लिए। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। अब माँ ने कहा, मक्खनपुर गांव जा रहे हो तो थोड़े चने ले जाओ, भड़भूजा मिलेगा, और उससे ये चने भुनवा कर ले आना।
हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं। बबूल का डंडा इनके साथ हमेशा रहता था और ये कहते हैं कि वो जो बबूल की लकड़ी का डंडा जो था उससे हम इतना प्यार करते थे, इतना हमारा वो साथ देता था कि मानो आज के समय में शायद राइफल भी उतना साथ ना दे। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन का मतलब है ईश्वर के पास पहुंचाने का साधन। उस समय के बच्चे डरते नहीं थे, बड़ी से बड़ी बाधा का सामना बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। तो ये कहते हैं कि उस समय जो मेरा डंडा था बहुत सारे सांपों के लिए नारायण वाहन, बहुत सारे सांपों को ईश्वर के पास तक पहुंचाने का साधन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। जब ये जाते थे स्कूल तो रास्ते में जो आम के बगीचे पड़ते थे तो इसी डंडे से ये इन आमों को भी इससे झाड़ा करते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। मूक कहते हैं साइलेंट को, तो निर्जीव होता है डंडा वो कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा साथी सा, दोस्त सा प्रतीत होता था। सजीव माने जीवित सा महसूस होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न माने खुशी, वदन माने मुख। प्रसन्नता के साथ, चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए ये दोनों भाई कूदते फांदते मक्खनपुर गांव की ओर जाने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। उस समय के बच्चे सीधे साधे देहाती बच्चे हुआ करते थे, तो टोपी उनकी गांधी टोपी होती थी और उस टोपी के अंदर वे कुछ जो सामान उनका होता था, जैसे यहाँ चिट्ठियाँ मिली थी तो उन्होंने उस गांधी टोपी के अंदर चिट्ठियाँ रखकर उस टोपी को सिर पर रख लिया। सबसे सेफ जगह उनके लिए वही होती थी क्योंकि उनके कुर्तों में जगह नहीं होती थी, जेबें नहीं होती थी। आगे पढ़ेंगे। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब बच्चे शरारतें करते हुए स्कूल जाते थे। कहते हैं कि हमारे गांव के और स्कूल के रास्ते में एक सूखा हुआ कुआं था, उसमें एक भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। 24 हाथ कहते हैं एक जो मीटर होता है उसके हिसाब से पहले लोग हाथ से नापा करते थे, तो करीब इतना गहरा होगा वो। उसमें पानी नहीं था, सूखा था वो। उसमें न जाने कैसे सांप गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं में होने का हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने ही पुराना था। 2 महीने से उस सांप को ये छेड़ रहे थे जो कुएं में पड़ा हुआ था। कहते हैं कैसे पता लगा हमें कि यहाँ पर सांप पड़ा है। बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। कहते हैं हमारी जो टोली थी, हम जब सभी साथी जो थे मानो पूरे बंदर थे। ऐसे ही हम कूदते फांदते शरारतें करते हुए जाते थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि कुएं में उझकने की सूझी। उझकना माने झांकना। ये बताते हैं कि हमें सांप का कैसे पता चला कि इस कुएं में सांप है। एक दिन ये स्कूल से आ रहे थे तो ऐसे ही शरारत शरारत में ये लोग कुएं में झांकने लगे। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। उझकना मैंने बताया आपको, झांकना है। कुएं में झांककर एक ढेला, ढेला माने छोटा सा पत्थर, कुएं में झांककर एक ढेला फेंकते थे कि उसकी आवाज कैसी होती है, प्रतिध्वनि सुनते थे। जब आवाज आती है उसमें से लौटकर तो उस आवाज को सुनने में इन्हें बड़ा मजा आता था। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि कहते हैं इको को, जो लौट कर आती है, तो उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। अब इन्होंने ढेला फेंका तो ढेले की आवाज तो नहीं आई, लेकिन उसमें सांप की फुसकार इन्हें जरूर सुनाई दी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हुए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किलोल करना माने शरारत करना, मृग समूह माने हिरणों का झुंड। तो ये कहते हैं कि जो फुसकार आई, अभी तक तो कुएं में पत्थर फेंकने पर उसकी ध्वनि आती थी, लेकिन आज एक अजीब सी फुसकार सी सुनाई दी सांप के जैसी। तो सभी ऐसे चकित हो गए जैसे शरारतें करता हुआ मानो हिरणों का झुंड किसी कुत्ते की भौंक से चकित होकर चुपचाप खड़ा हो जाए। उसके उपरांत सभी ने उझक उझक कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। कह कहे माने
ठहाके लगाना, जोर से हंसना। अब बच्चों को तो मानो एक खेल मिल गया। अब सभी ने बारी बारी, जितने बच्चे थे सभी ने बारी बारी उसमें झांका और अपनी ओर से एक एक ढेला, एक एक पत्थर सबने फेंका, और जब उसमें से आवाज आई तो सब बड़े जोर से कह कहे लगाने लगे। तो बाल्यकाल की उनकी शरारत है। अब तो ये जा रहे हैं भाई साहब की चिट्ठी डालने, लेकिन रास्ते में वो कुआं आया तो उस कुएं को देखकर वही शरारत करने की मंशा इनके मन में फिर से जागी, और ये उस ओर चल दिए। और यहीं इन्हें याद आया कि कैसे इन्हें यहाँ पर सांप के होने का बोध हुआ था, कि इस कुएं में कैसे यहाँ पर एक सांप पड़ा हुआ है।